शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है उनके कला योगदान के लिए जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार यानी पद्म भूषण से जो है इन्हें 1956 में जो है सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कालिदास सम्मान जो कि आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1984 में जो है कालिदास सम्मान से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले भरतनाट्यम नृत्य के बारे में, तो भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अगर इसके प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य की बात कर ले तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अगर इनके प्रमुख कलाकारों के नाम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति को लेकर। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से भी है और कुचिपुड़ी नृत्य से भी है, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से भी है और कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित है। अगर ऑप्शन में आपका कुचिपुड़ी ना दिया रहे तो फिर आपका भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर भरतनाट्यम ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो फिर आपका कुचिपुड़ी जो वो करेक्ट आंसर होगा, या फिर अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहे तो दोनों ही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग कथकली की बात कर ले तो कथकली जो ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अगर इनके प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो वी.एन. मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ, इसके अलावा कोटकल शिवरामन, रीता गांगुली, इनका जो संबंध है ये आपका कथकली नृत्य से है। ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और प्रमुख कलाकार में इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन और मारियाला बारवी, इन सभी का जो संबंध है आपका ओडिसी नृत्य से है। मणिपुरी की बात कर ले तो ये आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है और प्रमुख कलाकार में राजा भाग चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, जिन्हें जो आपका झावेरी बहनें जो वो कहा जाता है, यानी झावेरी बहनों का जो संबंध है ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह, इनका भी जो संबंध है ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। कथक की बात कर ले तो कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रमुख कलाकार में लेडी लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। नेक्स्ट अगर हम लोग मोहिनी अट्टम की बात कर ले तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो वी.एन. मेनन, कल्याणी कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, कला मंडलम क्षमावती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुचिपुड़ी ये जो आपका किस राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए अगर कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग जो है भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है वो दर्जा दिया गया है और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका कथकली है जो कि आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी आपका केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा मणिपुरी की बात कर ले तो मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज ही के शिफ्ट में जो आपका सत्रिया नृत्य के बारे में भी पूछा गया था। तो देखिए सत्रिया नृत्य जो है ये आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सत्रिया नृत्य की स्थापना ये जो आपका किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके श्रीमंता शंकर देव के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में जो है सत्रिया नृत्य की जो खोज है वो की गई थी। इसके अलावा बात कर ले सत्रिया नृत्य का जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा ये जो
दर्जा कब दिया गया था? तो ये आपका 2000 ईस्वी में जब वो दिया गया था। इसके अलावा कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की अंतरिक्ष में जाने वाली जो है प्रथम महिला कौन है? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात में जो आपका 10 अप्रैल 2021 को जो है नौरा अल मतरूसी के जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली जो है ये प्रथम महिला बनी है। तो नौरा अल मतरूसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अंतरिक्ष में जाने वाली अगर भारतीय मूल की पहली महिला पूछा जाए तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय मूल की पहली महिला थी ना ये कल्पना चावला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में वंदे मातरम जो पत्रिका का संपादन है ना ये किसने किया था? यानी वंदे मातरम जो पत्रिका था ना इसका शुरुआत जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए अगर वंदे मातरम पत्रिका की बात कर ले तो ये आपका अंग्रेजी भाषा का जो है एक समाचार पत्र था और इसका जो प्रकाशन है ना ये 1905 में अरविंदो घोष के द्वारा जो है वो किया गया था। तो अरविंदो घोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वंदे मातरम की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का जो है एक राष्ट्रीय गीत है और इसकी जो रचना है ना ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है ये संस्कृत भाषा में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अंग्रेजी भाषा का जो है सबसे पहला जो साप्ताहिक समाचार पत्र था ये कौन था? तो देखिए अंग्रेजी भाषा का जो साप्ताहिक समाचार पत्र था ना ये आपका बंगाल गजट था और बंगाल गजट जो है ये कब प्रकाशित हुआ था और कहां पर प्रकाशित हुआ था? तो देखिए बंगाल गजट का जो प्रकाशन है ना ये आपका जेम्स हिकी के द्वारा कोलकाता में जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध ये जो किससे है? तो देखिए श्वेत क्रांति की बात कर ले तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य क्रांति के बारे में जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि ग्रे रिवॉल्यूशन यानी धूसर क्रांति का जो संबंध है ये किससे है? तो देखिए धूसर क्रांति का जो संबंध है ना ये आपके उर्वरक उत्पादन से है। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर ले तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना ये आपके खदान उत्पादन से है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक के रूप में जो है ये आपके एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हरित क्रांति की शुरुआत ये जो है कब हुई थी? तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपका विश्व में 1960 में हुआ था और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपका 1966-67 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर येलो रिवॉल्यूशन की बात कर ले यानी पीली क्रांति का जो संबंध है ये किससे है? तो देखिए पीली क्रांति का जो संबंध है ना ये खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से जो है ये आपका संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन की बात कर ले यानी नीली क्रांति जो है ये आपका किस उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए नीली क्रांति जो है ये आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर ले यानी गुलाबी क्रांति जो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा अगर ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात कर ले यानी काली क्रांति जो है ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए काली क्रांति जो है ये आपका पेट्रोलियम या फिर खनिज तेलों के जिसमें आपका जो है कोयला उत्पादन से भी जो है ये आपका संबंधित है। सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात कर ले तो यानी रजत क्रांति जो है ये आपका किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है ये आपका रजत क्रांति जो वो आपका संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात कर ले यानी सुनहरी क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित? तो सुनहरी क्रांति जो है ये आपका बागवानी उत्पादन में वृद्धि जिसमें आपके फल और या फिर शहद उत्पादन भी जो है वो जोड़ा गया था। तो बागवानी उत्पादन से जो आपका सुनहरी क्रांति संबंधित है। राउंड रिवॉल्यूशन यानी गोल क्रांति की बात कर ले तो इसका संबंध जो है देश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था। आलू के उत्पादन का जो है बढ़ाना था। तो गोल क्रांति जो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपके आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कौन सा लेंस का जो है उपयोग किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष की बात कर ले तो इसमें जो क्या होता है ना निकट दृष्टि दोष में आपको जो सामने की जो वस्तुएं होती है ना वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जो दूर की वस्तुएं होती है ना वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और इसी के निवारण के लिए जो है आपका अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी से विपरीत अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो है दूर
दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो देखिए दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है ये आपका उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कौन सी नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है 1000 से अधिक जो आपके मोहरे थे, लेकिन जो प्रमुख मोहरे थे वो आपके पशुपति की मोहर था और सेकंड आपका यूनिकॉर्न वाली मोहर, ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रमुख मोहरे थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा की जो मोहरे थे ना वो आपके ज्यादातर जो है वो आपके सिल्क खड़ी यानी सिएटाइट का जो है ये आपका बना होता था और उनमें भी जो आपके कुछ टेराकोटा, सोना, अगेट, चट, आइवरी और फेंस ये सब के जो आपके बने होते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पशुपति की जो मोहर थी, इन मोहरों में जो आपके दर्शाए जाने वाले जो जानवर थे ना, यानी हड़प्पा सभ्यता के मोहर में जो आपके दर्शाए जाने वाले जानवर थे वो आपके बाघ, हाथी, बैल, बाइसन और बकरी थे। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो नहीं है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात कर ले तो हड़प्पा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित था? तो ये आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था। मोहनजोदड़ो की बात कर ले तो ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित था। सुत्कान डोर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसके अलावा चनू दाड़ो की बात कर ले तो देखिए चनू दाड़ो जो है ये आपका पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। रंगपुर की बात कर ले तो ये आपका भारत के अहमदाबाद, काठियावाड़ में स्थित है। इसके अलावा अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात कर ले जैसे कि कोट दीजी, ये जो आपका पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। इसके अलावा रोपड़ की बात कर ले तो ये आपके भारत के पंजाब में स्थित है। इसके अलावा अगर लोथल की बात कर ले तो ये आपका काठियावाड़, अहमदाबाद में स्थित है। आलमगीरपुर की बात कर ले तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कालीबंगा की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। सुरकोटरा की बात कर ले तो ये आपका गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसके अलावा बनावली की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धौलावीरा की बात कर ले तो ये भी आपका गुजरात के जो है कच्छ जिले में स्थित है। तो ये सारे जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में जो है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में रऊफ जो नृत्य है ना ये किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए अगर रऊफ नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर का जो है वो लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। सॉरी यहाँ पे राज्य नहीं, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया होगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो राउत नाचा लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका राउत नाच जो लोक नृत्य है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अन्य प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जैसे कि दुमहल डांस, रऊफ डांस, वेगी नाचुन, भांड पाथेर, इसके अलावा बाच नगमा, कुंद डांस और हाफिजा डांस, ये सभी जो नृत्य है ना ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस वर्ग के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल निश्चित रूप से जो है ये आपके पाए जाते हैं? तो देखिए ये जो आपका सपुष्पक जिसे जो आपका समृद्ध बीजी, आवृत बीजी या फिर एंजियोस्पर्म भी जो है वो कहा जाता है। और इस वर्ग में पौधे में जो है जड़, तना, पत्ती, फूल और फल ये जो आपके निश्चित रूप से जो है वो आपके पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जल का जो है पीएच मान कितना होता है? तो देखिए अगर उदासीन जल के पीएच मान पूछा गया था तो देखिए उदासीन जल का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 7 होता है। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अम्लीय वर्षा की बात कर ले यानी वर्षा वाले जल का जो है पीएच मान कितना होता है? तो देखिए एसिड रेन का जो पीएच मान है ना ये आपके 5.6 से जो वो कम होता है, यानी 2 से लेकर 5.6 के बीच जो है एसिड रेन का जो पीएच मान होता है। इसके अलावा ह्यूमन यूरिन की बात कर ले यानी मानव का जो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 6 होता है। विनेगर यानी सिरका का पीएच मान अगर पूछा जाए तो देखिए सिरका का जो पीएच मान है ना ये आपका 2.9 होता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर के आपका जो खून का पीएच मान जो है ये कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर के खून का जो पीएच मान है ना ये आपका 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सी वाटर यानी समुद्री जल का जो है पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 7.5 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। एमोनिया का जो पीएच मान है ये आपका 10.6 से लेकर जो है 11.6 के बीच में होता है। मिल्क यानी दूध का जो पीएच मान है ये आपका 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। बियर्स का जो आपका पीएच मान है वो आपका 4.5 होता है। वाइन्स का जो पीएच मान है ये आपका 2.8 से लेकर
3.8 के बीच में होता है। इसके अलावा टोमेटोज का जो पीएच मान है ये आपका 4.3 से लेकर 4.9 तक होता है। ऑरेंज की बात कर ले तो ऑरेंज का जो पीएच मान है ये आपका 3.6 से लेकर जो है 4.3 के बीच में होता है। एप्पल यानी सेव का जो पीएच मान है ना ये आपका 3.3 से लेकर जो है 4 के बीच में जो इसका पीएच मान होता है। इसके अलावा ग्रेप्स की बात कर ले तो ग्रेप्स का जो पीएच मान है ना ये आपका 2.9 से लेकर जो है 3.82 के बीच में होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले पीएच का जो आपका रेंज है वो कितना होता है, तो देखिए पीएच स्केल का जो रेंज है ना वो आपका 0 से लेकर जो है वो आपका 14 तक होता है। इसके अलावा पीएच का जो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है तो देखिए पीएच का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि घग्गर नदी ये जो आपका कहाँ से निकलती है, तो देखिए अगर घग्गर नदी के उद्गम की बात कर ले तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के शिवालिकों की पहाड़ियों से जो या इसका उद्गम जो वो होता है। तो अगर पहाड़ी पूछा गया था तो शिवालिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और अगर राज्य पूछा गया था तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पेनिसिलिन ये जो है किससे प्राप्त होता है, तो देखिए पेनिसिलिन की बात कर ले तो ये जो आपका एल्गी यानी कवक से जो है ये आपका प्राप्त होता है। और किस कवक नामक से प्राप्त होता है, तो देखिए पेनिसिलिन जो है ये आपका ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटियम नामक कवक से जो ये आपका प्राप्त होता है। तो कवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व का जो पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन जो आपका था ना ये आपका पेनिसिलिन ही था। और पेनिसिलिन की जो खोज है ना ये आपका 28 सितंबर 1928 को जो है ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन कौन सी है, तो देखिए भारत का जो दूसरा सबसे लंबी नदी बेसिन है ना वो आपका गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो ये आपका 1464 किलोमीटर है। वहीं अगर भारत का सबसे लंबी नदी बेसिन के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबी नदी जो बेसिन है ना ये आपका गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले गोदावरी नदी का उद्गम ये जो है कहाँ से होता है, तो देखिए गोदावरी नदी जो है ये आपका महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो है इसका उद्गम होता है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है ना ये आपका गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को जो है ये आपका दक्षिण गंगा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो देखिए दक्षिण के गंगा के रूप में जो है ये आपका कावेरी नदी को जाना जाता है। इसके अलावा अगर क्रम की बात कर ले तो भारत का जो सबसे लंबा नदी है आपका गंगा नदी है, उसके बाद आपका गोदावरी है, उसके बाद आपका कृष्णा नदी है, उसके बाद आपका यमुना नदी है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि कौन सा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य और उसके संबंधित क्षेत्र के बारे में, जैसे कि बधाई ये जो आपका बुंदेलखंड और मालवा का जो है प्रमुख नृत्य है। भगोरिया की बात कर ले तो ये आपका झाबुआ और अलीराजपुर का जो है ये आपका प्रमुख नृत्य है। जावरा की बात कर ले तो ये आपका बुंदेलखंड और मालवा का जो है प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा काकसर की बात कर ले तो ये आपका मालवा का जो है प्रमुख नृत्य है। भीलमती की बात कर ले तो ये भी आपका मालवा का जो है प्रमुख नृत्य है। ग्रीडा की बात कर ले तो ये आपका मालवा का जो है प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा कर्मा की बात कर ले तो कर्मा तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है लोक नृत्य है। इसके अलावा झारखंड का भी जो है लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश का भी है। तो अगर कर्मा में आपका क्षेत्र की बात कर ले तो ये आपके मध्य प्रदेश के शहडोल और रीवा क्षेत्र का जो है ये आपका प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा मटकी की बात कर ले तो मटकी जो है ये आपका मालवा क्षेत्र का जो है ये प्रमुख नृत्य है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो आपका कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गुप्त काल में क्या नहीं हुआ था, तो इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले। लेकिन गुप्त काल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए गुप्त वंश की जो स्थापना है ना ये 275 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा जो है गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किया गया था। इसके अलावा गुप्त वंश का जो दूसरा शासक था ना ये आपका महाराज जो घटोत्कच था ये आपका गुप्त वंश का जो दूसरा शासक था। और ये जो आपके श्री गुप्त का जो है वो पुत्र यानी उत्तराधिकारी था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्री गुप्त और घटोत्कच जो है ये महाराज की उपाधि जो वो धारण किए थे। इसके अलावा गुप्त वंश में जो महाराजा धीराज की जो उपाधि है ना ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है इस उपाधि को जो वो धारण किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त भी जो है ये आपके जो है गुप्त वंश के जो है सम्राट थे और इनके जो उत्तराधिकारी थे ना ये आपके चंद्रगुप्त देते थे, जिन्हें जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और विक्रमादित्य के द्वारा जो है ये आपका मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के व्यापक क्षेत्रों पर जो है इन्होंने जो है वो विजय भी जो है वो प्राप्त की। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुप्तकालीन अभिलेखों में सबसे पहले जो आपका स्तंभ लेख का जो उल्लेख किया गया था, पहले उल्लेख जो है वो किया गया था, तो इनमें से आपका 3 पॉइंट जो दिया गया होगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विंग्स ऑफ फायर ये जो है किस प्रकार का किताब है। तो देखिए अगर विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की बात कर ले तो ये जो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। और विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ना ये आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है ये आपका भारत के मिसाइल मैन भी कहा जाता है और ये आपके भारत के राष्ट्रपति भी थे। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर SLR और रिवर्स रेपो रेट से जो है वो आपका पूछा गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स से जो है आज आपके 3 से 4 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो देखिए अगर रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले तो देखिए रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस पर भारतीय कमर्शियल बैंक जो है RBI का पैसा जो है ना वो आपका उधार जो है वो देता है। यानी रिवर्स रेपो रेट में जो है भारतीय कमर्शियल बैंक जो है RBI को जो पैसा है ना वो आपके उधार तो आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया। रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक जो होता है ना वो वाणिज्य बैंक को जो पैसा है वो उधार देता है और ये जो आपका रेपो रेट जो वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर SLR की बात कर ले तो SLR का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। और SLR में आपको बैंकों का SLR वह जमा फंड होता है जो बैंक किसी लोन से पहले जो है कुछ फंड जो है अनिवार्य रूप से अपने पास रखता है। और कुछ फंड में अगर बात कर ले तो इसमें जो आपका नकदी, गोल्ड रिजर्व, सरकारी प्रतिभूति, इसके अलावा बॉन्ड्स भी जो है ये आपके शामिल जो है वो होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो है RBI नकदी के जो है लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए SLR का जो उपयोग है वो करता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SLR के तहत जो है RBI अपने पास जमा कुल धन को जो है पूरा लोन के रूप में जो वो नहीं दे सकता है। और वर्तमान में अगर इसके अगर रेट की बात करें तो वर्तमान में जो आपका CRR का परसेंट है वो आपका 4.50% है और वर्तमान में जो SLR का जो है वो आपका 18% है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। और वर्तमान में बैंक रेट कितना है तो ये आपका 6.75% है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ये सारे प्रश्न जो है इंक्लूड कर लूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल